नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, जैसे आप सब लोग जानते हैं CMA इंटर पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, जिसका शॉर्ट नेम है FMBDA, जिसके अंदर आप जानते हैं कि FM जो है उसको इंस्टीट्यूट ने 80 मार्क्स की वेटेज दी है और 20 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपको दी है BDA बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई जो डाटा एनालिटिक्स है वो होता क्या चीज़ है, उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो डाटा एनालिटिक्स इज द कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, मेक प्रिडिक्शन एंड ड्राइव इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब हुआ? डाटा एनालिटिक्स है क्या चीज़? किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना हो या किसी चीज़ का हमें अनुमान करना हो, मतलब एस्टिमेशन करना हो, प्रिडिक्शन करना है, या हमें कोई सूचित निर्णय लेना है, तो हम अपने डाटा को एक जगह एकत्रित करते हैं, संग्रह करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन करते हैं और उसका संगठन करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर सके, हम अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज कर सकें, हम अपनी जो मार्केट कंपेनियंस हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की जानकारी पब्लिक को दे सकें, उसको सुचारू रूप से लोगों को दे सकें, और जो सर्विसेज हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और बूस्ट कर सकें, ताकि हमारे बिजनेस से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट, लक्ष्य अपना पूरा कर सकें, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको जल्दी से जल्दी कम समय में हम उनको पूरा कर सकें। तो एनालिटिक्स कैन हेल्प बिजनेसेस टू इंक्रीज रेवेन्यू, improve operational efficiency, optimize marketing campaigns and boost customer service efforts, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी है। Analytics also enable organization to respond quickly to emerging market trends and gain a competitive edge over business rivals। Analytics का हमारे को अगला फायदा ये है कि हम समय पे रहते हुए जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे राइवल्स हैं, हम मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी जानकारी के बारे में पहले से पता लगा लेते हैं, और समय पर डिसीजन मेकिंग करके हम सबसे पहले जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाते हैं, ताकि हम अपने राइवल से आगे निकल सकें। तो ये तो मतलब होता है आपका डाटा एनालिटिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कोर्स हमें पढ़ना है बिजनेस डाटा एनालिटिक्स में, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इंस्टीट्यूट ने BDA को, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और 20 नंबर को यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो हर पार्ट आपका आ जाएगा 5 मार्क्स ईच, 5-5 नंबर का। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप जब इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने BDA को 4 चैप्टर में बांट दिया है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, और हर चैप्टर 8 to 11 5-5 मार्क्स का है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी 7 यूनिट बना दी गई हैं। पहली यूनिट है मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज, स्कोप ऑफ डाटा। Second, types of data in finance costing. Third, digitization of data and information. Fourth, transformation of data to decision relevant information. Fifth, communication of information for quality decision making. Professional skepticism regarding data, ये आपके 6 यूनिट है। Ethical use of data and information, ये आपकी 7 यूनिट है। मतलब चैप्टर नंबर जो 8 आपका 5 मार्क्स का है, उसे हमने 7 यूनिट में बांट दिया। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डाटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, जिसके अंदर आपको 4 यूनिट पढ़नी है। डेवलपमेंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, फंक्शंस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है डाटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपकी है 5 यूनिट। डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, यूनिट नंबर 1। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, यूनिट 2। यूनिट 3 आपके पास आ जाएगा डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। डाटा 4 मतलब जो यूनिट 4 है उसमें आ जाएगा डैशबोर्ड, ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल्स एंड रिपोर्ट डिजाइन। और लास्ट यूनिट आपके पास में आती है चैप्टर 10 में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और लास्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, जिसके अंदर आपकी 6 यूनिट है। पहली यूनिट है प्रोसेस, बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस। सेकेंड यूनिट है डाटा माइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा माइनिंग। थर्ड आपके पास है एनालिटिक्स एंड मॉडल बिल्डिंग। फोर्थ आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर डाटा टैगिंग एंड रिपोर्टिंग। फिफ्थ आपके पास है क्लाउड कंप्यूटिंग।
बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड मशीन लर्निंग, और लास्ट आपके पास है मॉडल वर्सेस डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब है कि आपको इन चारों चैप्टर के अंदर टोटल 22 यूनिट पढ़नी है, और हर यूनिट लगभग आप मान के चलिए कि आधे से पौने घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। मतलब आपका जो टोटल सिलेबस है ये 10 से 12 घंटे के आसपास का बनता है, यदि हम सही तरीके से इसको पढ़ते हैं तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1। तो चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर यूनिट 1 आपके पास में आती है मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज, स्कोप ऑफ डाटा। पहला पॉइंट है डाटा क्या चीज होती है, व्हाट इज डाटा। तो डाटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है, एक सोर्स है, किसका, इंफॉर्मेशन का। एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस फॉर गैदरिंग नॉलेज, और जो इंफॉर्मेशन है इसको जरूरत पड़ती है प्रोसेस करने के लिए ताकि हमें नॉलेज प्राप्त हो सके। मतलब कोई भी आपको डाटा दे रखा है, जब तक कि आप उसमें कॉन्टेक्स्ट, उसका रेफरेंस नहीं बताएंगे कि जो आपको डाटा दे रखा है उसका यूज कहाँ पे होना है, किसके संदर्भ में है, किसके रेफरेंस में वो बात बोली जा रही है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे हमने नीचे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, हमारे डाटा का एग्जाम्पल है 2 4 6 8, ऐसे ही लिखा हो सकता है 3 6 9 12, ऐसे लिखा हो सकता है 4 8 12 16, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे कंपनियों के नाम दे रखे हैं, अमूल, नेस्ले, आईटीसी, टाटा, रिलायंस, कोई भी नाम दे सकते हैं। 36 37 38 35 36 40 41 42, इस तरीके से कोई भी आपके पास में नंबर हो सकता है। बट आप क्या इस नंबरों से, इन डाटा से कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि 2 4 6 8 का क्या मतलब है। यहाँ पे 2 4 6 8 ये भी हो सकता है कि ये 2 की टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है 2 फुट 4 फुट 6 फुट 8 फुट हमारी कोई पाइप है, उसकी लेंथ हो सकती है 2 फुट 4 फुट 6 फुट 8 फुट। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे के यूनिट टेस्ट हो रहे हैं स्कूल के अंदर और वहाँ पे 20 नंबर का पेपर है, उस एक बच्चे के 2 नंबर हैं, किसी के 4 नंबर है, किसी के 6 नंबर है, किसी के 8 नंबर है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से 36 37 38 35 30 जो 6 आपको दे रखा है, इनका यूज कहीं पे भी हो सकता है। ये हाइट में भी हो सकता है, लेंथ में भी हो सकता है, टेम्परेचर में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हमें नहीं पता चल पा रहा कि भाई ये किस रेफरेंस में दे रखा है। रेफरेंस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही डाटा के साथ में रेफरेंस ऐड हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है, आप उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन। जो बातें मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द अबव शोज फ्यू डाटा सीरीज। जो डाटा सीरीज आपको ऊपर अभी हमने दिखाई थी 2 4 6 8, या अमूल, नेस्ले, आईटीसी का नाम लिखा था 35 36 37 48 जो भी लिखा हुआ था। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डेसिफर व्हाट दीज डाटा सीरीज इज टॉकिंग अबाउट। हमें नहीं पता चल पा रहा कि जो डाटा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, किसके रेफरेंस में है, किससे संबंधित है, नहीं पता चल पा रहा। ना ही हमें पता चल पा रहा कि भाई ये क्या बोलना चाहता है। तो फर्स्ट सीरीज में भी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, जैसे मैंने आपको बोला कि ये टेबल 2 का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि स्कूल के अंदर जो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं 20 नंबर के, उसमें से बच्चे के 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक पाइप है, उसका हम कटिंग 2 फुट में भी कर सकते हैं, 4 फुट में भी कर सकते हैं, 6 फुट में भी कर सकते हैं, 8 फुट में भी कर सकते हैं। हो सकता है 2 4 6 8 बच्चों की हाइट हो, 2 फुट वाले हाइट बच्चे, 4 फुट वाले हाइट के बच्चे, 6 फुट हाइट के बच्चे, 8 फुट वाले लोग, ऐसे भी हो सकते हैं। द सेकेंड सीरीज नेम फ्यू इंडियन ब्रांड्स बट वी डू नॉट नो वाई द नेम्स आर अटर्ड हेयर एट ऑल। हमें नहीं पता चल पा रहा कि जो नाम दे रखे हैं वो क्यों दे रखे हैं, इनका क्या पर्पज़ है, क्यों ये नाम हमारे सामने लिखे हैं। आपका नाम मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, अमूल या आईटीसी या फिर हमारे सामने टाटा या जो भी रिलायंस इंडस्ट्री या अडानी ग्रुप्स हैं, यही नाम क्यों दे रखे हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब जो इतनी बड़ी स्टोरी है उसको शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट नो द कॉन्टेक्स्ट इन विच द रॉ डाटा इज टॉकिंग अबाउट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डाटा के बारे में आपको दी जा रही है जानकारी, उसका रिलेशन किससे है, किससे संबंधित है, मतलब किसके साथ उसका रिलेशन है। एनी डाटा ऑन इट्स ओन कैन नॉट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी डाटा बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई जानकारी आपको प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उस डाटा में कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दो, मतलब कि आप उसका किसी चीज से उसका संबंध स्थापित कर दो, तो आप उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे 2 4 6 8 को
हमने ये कह दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2 है, मतलब 2 का गुना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, इस तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ हमने टेबल कर दिया 2। इसी तरीके से अमूल, नेस्ले, आईटीसी, ये हमारी जो 4 कंपनीज़ हैं या 3 कंपनीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ के नाम दे रखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, मतलब फास्ट मूविंग कस्टमर ग्रुप्स हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो हमने इनको बोल दिया कि ये वो कंपनीज़ हैं जो एफएमसीजीज़ हैं, दूसरा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। 36, 37, 38, 35, 36 ये हमारे टेम्परेचर भी हो सकते हैं, तो हमने इसको रेफरेंस दे दिया टेम्परेचर से। टेम्परेचर कौन सी सिटी का ले लिया, तो एग्जांपल में मैंने आपके सामने लिखा कोलकाता। कोलकाता की जगह दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, आपका बेंगलोर भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है जिसके बारे में टेम्परेचर का रिलेशन हो सकता है। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिख दिया कोलकाता। अब पॉइंट ये आता है कि हमने इस डाटा में 36, 37, 38, 36 में जो भी था 5 में हमने क्या जोड़ दिया, इसका रिलेशन जोड़ दिया कि ये रिलेशन है क्या, टेम्परेचर का। कहाँ से, कोलकाता सिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो इसलिए प्रोसेस किया जाता है, लिखा ना, डाटा नीड टू बी प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करना जरूरी है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। मोस्ट कॉमनली वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर प्रोसेसिंग डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आम तौर पे हम किसकी मदद लेते हैं, भाई कंप्यूटर्स की लेते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस की मदद लेते हैं, ताकि हम अपने डाटा को प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। इन द अब जो मैंने अभी आपके सामने 3 एग्जांपल लिए हैं, 2 4 6 8, अमूल, नेस्ले, आईटीसी, 36, 37, 38, 35, 36, इसके अंदर यदि हम देखें तो 2 4 6 8 जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, द फर्स्ट सीरीज इज द 4 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2 क्या है, ये हमारा कॉन्टेस्ट है। द सेकेंड सीरीज इज द 3 एफएमजी कंपनीज लिस्टेड इन एनएससी एंड थर्ड सीरीज इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता ड्यूरिंग प्रीवियस 5 डेज। पिछले 5 दिनों में कोलकाता सिटी के अंदर, कोलकाता में क्या टेम्परेचर हाईएस्ट चल रहा था, उसकी जानकारी हमें दी गई है। अब पॉइंट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमें इसका लाभ कैसे लेना है, ठीक है जी। उसके अंदर हमें उसकी एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो वी आर एक्चुअली डिस्कवरिंग सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ रॉ डाटा, मतलब इससे हमें पता चलता है कि भाई रॉ डाटा जो हमारे पास दे रखा है, जिसका खुद का कोई मतलब नहीं होता, खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, हमें उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को जोड़ने के बाद में, उसका रेफरेंस जोड़ने के बाद में उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान। When these information is used for solving a problem, we may it's use the use of knowledge. By having the information about highest temperature in Kolkata for a month, we may try to estimate the sales of air condition. अब आपको information तो मिल चुकी है, लेकिन उस information का करेंगे क्या, तो उस information का हम use करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने पता लगाया कि भाई 35 जो हमें दे रखा था, 24 दे रखा था, 36 दे रखा था, जो भी टेम्परेचर दे रखा था हमें, वो टेम्परेचर कौन सी सिटी का है। तो पहले हमने टेम्परेचर में से, मतलब जो डाटा हमें दे रखा था उसे हमने टेम्परेचर माना, किसका माना, कोलकाता का माना, मतलब कि हमने डाटा को कन्वर्ट किया इंफॉर्मेशन में। देन अब हम उसका यूज़ करने जा रहे हैं कहाँ पर, ये पता लगाना है कि कोलकाता में जब ये हाईएस्ट टेम्परेचर चल रहा था कि उस समय एसी की कितनी डिमांड होगी, कितनी एयर कंडीशन कंपनी को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट ईयर जब यही टेम्परेचर होगा तो वो आसानी से पब्लिक को एसी इमीडिएटली सप्लाई कर सके, मतलब मार्केट डिमांड को पूरा कर सके। If our intention to the analyze the profitability of listed FMCG companies in India, first information we should have been the name of FMG company. So we may say knowledge equal to information plus application of it. यदि मुझे knowledge पता लगाना है, knowledge क्या है, तो knowledge equal to होता है information plus application, मतलब उस information को हम कैसे apply करेंगे, कैसे use करेंगे। तो 2 4 6 8 हमारे पास में है डाटा, ये हमारे पास हो गया डाटा, उसमें हमने कंटेस्ट रेफरेंस जोड़ दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ टेबल 2, तो ये हमारे पास बन गया इंफॉर्मेशन। टेबल ऑफ 2 शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, मतलब ये जो हमारे को ये तो पता चल गया कि जो टेबल ऑफ 2 है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 2 से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि यदि मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता 6, फिर लिखा होता 8, फिर लिखा होता 12, तो फिर हम उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाते। तो टेबल ऑफ 2 शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, मतलब ये हमारे पास में क्या गया, एप्लीकेशन आ गया। और एप्लीकेशन जब हमने इंफॉर्मेशन में जोड़ दिया तो वो हमारे पास में क्या बन गया, नॉलेज। चलिए
अमूल, नेस्ले, आईटीसी हमारे पास में है डाटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये मेरे पास में है डाटा। भाई डाटा क्या है? ये एफएमजी कंपनीज हैं। कहाँ पे लिस्टेड है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इसका मतलब ये जो एफएमसीजी है ये हमारे पास में क्या कॉन्टेस्ट है, मतलब कि हमारे पास में रेफरेंस है कि ये क्या है, वो कंपनीज है जो एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स कंपनीज हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंफॉर्मेशन। द थ्री कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड बी एनालाइज टू अंडरस्टैंड द इंडियन एफएमजी सेक्टर। जब हम इन कंपनीज को जो कि एफएमसीजी से कनेक्टेड हैं, वो कंपनीज हैं जो एफएमसीजी ग्रुप में आती हैं, सेक्टर में आती हैं, हम उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पता लगा सकते हैं और जो इंडिया से बाहर की एफएमसीजी कंपनी हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि हम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे बेकार काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन लगा के, फॉर्मूला लगा के, उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा? नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है 36, 37, 38, 35, 36। ये हमारे पास में क्या था? टेम्परेचर था, डेट इज डाटा। डाटा में हमने क्या देखा कि ये जो डाटा है उसको हमने रेफरेंस दिया टेम्परेचर से, कहाँ का? कोलकाता का। तो ये बन गया हमारा इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया ये पता लगाने में कि भाई ये जो टेम्परेचर कोलकाता का दे रखा है पिछले 5 दिनों का, इसमें गर्मी कितनी है और कितने लोगों को एसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट हम अगली बार के लिए यूज़ करेंगे। कैसे कि अगली बार जब इसी महीने के अंदर ये टेम्परेचर चल रहा होगा तो मार्केट में जो एसी की डिमांड होगी, क्या हम उस समय उन्हें समय पे पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन के साथ यूज़ करके पता लगा लिया कि यार ये जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, जो टेम्परेचर हमने कलेक्ट किया है कोलकाता सिटी का पिछले 5 दिन का, उसका क्या यूज़ होगा, उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने अप्लाई कर दिया एसी के ऊपर। एसी की जगह कुछ और भी हो सकता है। मान लो ये टेम्परेचर अभी तो हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, लोएस्ट भी हो सकता है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री। तो उस समय हमारे को एसी की जरूरत थोड़ी पड़ेगी भाई, उस समय तो हमारे को गीज़र की जरूरत पड़ेगी, हीटर वाटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब हीटर की जरूरत पड़ेगी जो पानी गर्म करेगी, मतलब जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी ठंड के टाइम पे गर्म चीज़ों के लिए, हीट कन्वेक्टर हो गया जैसे। तो वो हमें ये बताएगा कि उस समय जब टेम्परेचर होगा, किस महीने क्या टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन कर पाएंगे समय पे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है नेचर ऑफ डाटा। हाँ जी, नेचर ऑफ डाटा के अंदर हमारे पास सबसे पहला है द डाटा सेट में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एज बिलो। पहला है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा वो डाटा होता है जहाँ पर आपके पास में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर या किसी भी कंपनी में, वो सिर्फ नंबर फॉर्म में दे रखी होती है। एनी डाटा एक्सप्रेस एज ए नंबर इज ए न्यूमेरिकल डाटा। इन फाइनेंस अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक प्राइस डाटा। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइनेंस में जब आपके पास इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ नंबर में दे रखी होती है कि आज रिलायंस का प्राइस ये हो गया, आपका टाटा का प्राइस ये हो गया, आपका अमूल का ये प्राइस हो गया, आईटीसी कंपनी का प्राइस ये हो गया, अडानी ग्रुप का ये प्राइस हो गया, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइसेस दे रखे होते हैं वो सिर्फ डिजिट में दे रखे होते हैं, डाटा में दे रखा होता है, नंबर में दे रखा होता है कि आपकी प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये हो गई, 12 रुपये से 15 रुपये की, ये वाली सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। तो नीचे आपके सामने हमने इंटरनेट में गए और वहाँ पे हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का न्यूमेरिकल डाटा फाइंड किया और पता लगा कि भाई उसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 2102 रुपये 65 पैसे, जो कि पिछली प्राइस से 44.05 रुपये क्या हो गई है, कम हो गई है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, मार्केट में डिमांड सप्लाई का खेल होता है। आपके शेयर्स यदि ज़्यादा डिमांड में होंगे मार्केट में तो प्राइस अप होगी, यदि आपके सप्लायर ज़्यादा हो जाते हैं, खरीदार कम हो जाते हैं आपके शेयर्स के, तो मार्केट प्राइस बढ़ने की जगह घटने लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास में 7 जून, 8 जून, 9 जून 3 अलग अलग डेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिनका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। तो हमने क्या देखा, 2250 से 2215 हो गया, 2215 से 2197 हो गया। तो लगातार जो प्राइस है वो आपकी घटती जा रही है। 2250 से आपकी प्राइस हो गई कितनी भाई, 2215, फिर 2215 से हो गई 2197। तो आपको क्या लग रहा है, प्राइस घटती जा रही है। तो 7 तारीख से 8 तारीख, 8 तारीख से 9 तारीख, तो 10 तारीख को हमें क्या लगता है और प्राइस घटेगी। फिर 10 के बाद 11 को देखा और प्राइस घट गई, 12 को देखा और घट गई, 13 को और घट गई। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कब तक घट रही है। जब तक घटती जा रही है उसे घटने दो। जिस दिन आपको लगे कि थोड़ा सा बढ़ रहा है आप उसी दिन उसके शेयर्स खरीद लो, क्योंकि आपने लोएस्ट प्राइस पे शेयर्स खरीदोगे और जब आप देखोगे यार जितना मैक्सिमम गिर सकता था गिर गया, अब तो इसके बढ़ने का टाइम आ गया, तो आपको उस दिन प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है बेटा डिस्क्रिप्टिव डाटा। डिस्क्रिप्टिव डाटा वो डाटा होता है जहां पर हमारे पास में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी होती है।
Sometimes information may be shown in the form of qualitative information. Look at the paragraph in the figure extracted from annual report of HUL, Hindustan Unilever Limited 21-22. This is a descriptive data provided by HUL in its annual report. The user may be use this data to make a judicious investment decision. मतलब हम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको देंगे वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में होगी। क्वालिटेटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है उसकी 2021-22 की हमने एनुअल रिपोर्ट से उसका डिस्क्रिप्टिव डाटा ढूंढ लिया कि भाई ये कंपनी क्या सोचती है, लोगों के बारे में क्या करना चाहती है। एट हिंदुस्तान यूनिलीवर वी हैव ऑलवेज strive to grow our business while protecting the planet and doing good for the people। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो हमेशा क्या चाहती है, वो चाहती है कि भाई जितने हमारे आपके प्लैनेट्स हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें, उनको कभी भी नुकसान ना हो। वो चाहते हैं कि लोगों की हमेशा क्या हो, भलाई हो। मतलब इस तरीके से लोग बिजनेस करें। मतलब यूनिलीवर वाले बता रहे हैं अपने लिए, मेरे बारे में और आपके बारे में बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले चाहते हैं कि भाई जब भी हम कोई व्यवसाय करें, बिजनेस करें तो इस तरीके से करें कि किसी प्लैनेट को कोई नुकसान ना हो और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उनकी भलाई हो, उनका फ़ायदा हो। वी बिलीव दैट टू जनरेट सुपीरियर लॉन्ग टर्म वैल्यू वी नीड टू केयर फॉर ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, लैंडर्स, प्लैनेट एंड सोसाइटी। मतलब वो चाहते हैं कि भाई हम इस तरीके की वैल्यू जनरेट करें कि वो लंबे समय तक रहे। साथ में हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे को पैसा फाइनेंस करते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, सोसाइटी है, इनके साथ हम रह रहे हैं, हम सबका फ़ायदा कर सकें। वी कॉल इट द मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम हमेशा इस तरीके से काम करें कि भाई सभी का विकास हो। विद मोर पीपल एंटरिंग द कंजम्पशन साइकिल एंड एडिंग टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट विल बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू डीकपल ग्रोथ फ्रॉम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ड्राइव पॉजिटिव सोशल चेंज। अधिक लोगों के उपभोग चक्र में प्रवेश करने और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ने से विकास को पर्यावरण प्रभाव से अलग करना, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगातार हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करें कि भाई उन पे ज़्यादा परिवर्तन ना ही, ज़्यादा प्रभाव ना ही। मतलब जो पर्यावरण है वो दूषित ज़्यादा ना उनको कोई प्रॉब्लम हो। मतलब हम सही तरीके से काम कर सके, लोगों का नुकसान ना होने दें। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब यूनिलीवर जो कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो क्या चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट किया है वो नंबर की फॉर्म में नहीं दी कि मेरा प्राइस ये चल रहा है शेयर का या ये वो चल रहा है। वो क्या बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोच क्या है। दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफिक डाटा। अ पिक्चर और ग्राफिक में टेल 1000 स्टोरीज। मतलब कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम आप देखते हो तो उसमें बहुत सारी आपको स्टोरी दिखाई देती हैं। डाटा में बी ऑल्सो प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और ग्राफिक। कोई भी जो डाटा होता है हम उसे पिक्चर या ग्राफिक की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक प्राइस ऑफ HUL में बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर और चार्ट। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हम ग्राफ की फॉर्म में भी बता सकते हैं कि कब उसका प्राइस मतलब इंक्रीज होगा, कब उसका डिक्रीज होगा, उससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे एक चार्ट प्रेजेंट किया है। उस चार्ट को यदि आप देखेंगे तो 2102.65 यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्राइस अभी चल रही है। लेकिन यदि हम देखें 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून तो लगातार जो प्राइस है, मतलब यहाँ पे आप यदि प्राइस देखें तो 2150 से 2200 के बीच में यदि हम यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस होगी वो करीब 2180 और 2190 के आसपास होगी। ठीक है ना, मतलब 10-10 का गैप भी लेते हैं तो मान के चलते हैं 2190 है। और इस समय देखो प्राइस कहाँ तक आ चुकी है, 2100 पे आ चुकी है। तो 2190 से लेके आपकी जो प्राइस है वो 2100 पे आगे कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइस है वो इस दिन मान लीजिए 13 जून थी, 13 जून से 14, 15, 16, 17 लगातार प्राइस क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। 5 दिन की होगी ना, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, मतलब 13 तारीख तो स्टार्टिंग डेट होगी। तो पहला दिन आपका 14 पे खत्म होता है, फिर ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये आपका 18 तारीख होगी, 18 जून को। तो कहने का मतलब है लास्ट 5 डेज में हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसका जो प्राइस है वो लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब वो 2190 से करीब
2102 रुपये पे आ चुका है। कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होती जा रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें किसके थ्रू बता दी, ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू बताना लोगों के लिए क्या आसान है। इस ग्राफ में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि भाई इस ग्राफ में कंपनी का CEO कौन है, ठीक है जी। यहाँ पे कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं अभी तक, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी किसने स्टार्ट की थी, फाउंडर कौन है, उसका ओपनिंग वैल्यू कितना है, उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना है, उसकी मार्केट कैप कितनी है। मतलब हम यहाँ पे पी रेशो, मतलब आप ये देखो एक ग्राफ के अंदर हमें कितनी सारी जानकारी मिल रही है। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इस तरीके से आज आपकी यूनिट 1 खत्म होती है।